अच्छा, MCQs IS 41। To which of the following items does 514 किन आइटम्स के ऊपर IS 41 लगता है? भाईजान, जानवरों की फेयर वैल्यू चेंज हो गई तो यानी कि महंगे हो गए, मोटे हो गए, तो क्या IS 41 लगेगा? जी बिल्कुल। वो जो रीयर एंड के ऊपर हम गेन की कैलकुलेशन करते थे, लकड़ियां मेरे ख्याल से कटी हुई पड़ी हैं वुड यार्ड में, IS 2 लगेगा, IS 41 नहीं लगेगा। लैंड है हमारी जिस पे हमने वेजिटेबल उगाने हैं, वेजिटेबल्स की बात नहीं हो रही, लैंड है जिस पे वेजिटेबल्स उगाने हैं, IS 41 नहीं लगेगा। यार ये जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ सीड, तो ये सीड डेवलपमेंट असल में लैब में होता है और ये साइंसदान करते हैं और ये IS 38 की चीज़ है, तो इसलिए इसके ऊपर आप IS 41 नहीं लगाएंगे। सीड डेवलपमेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ सीड विच इज़ रेजिस्टेंट टू ट्रॉपिकल डिजीजेज, जो डिजीजेज से बचाएगा आपको। तो ऐसा डिजीज, ऐसा जो है सीड बनाना कहाँ काम होगा? फैक्ट्री के अंदर होगा या लैब के अंदर होगा या ज़मीनों पे होगा? लैब के अंदर, इसलिए इसको इंटेंजिबल कहते हैं। ओके, IS 41 शुड बी अप्लाइड टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। IS 41 में इन चीज़ों की अकाउंटिंग होती हैं, शर्त यह है कि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही हो। कहते हैं ज्यूम कर लो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, IS 41 में इन चीज़ों की अकाउंटिंग होगी। बायोलॉजिकल एसेट्स की अकाउंटिंग बिल्कुल होगी IS 41 में। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IS 41 डील करेगा। कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स को IS 41 डील करेगा, सबको नहीं करेगा। लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को IS 41 डील नहीं करेगा। इंटेंजिबल्स को भी IS 41 डील नहीं करेगा। IS 41 is applied to agricultural produce before harvest, at harvest, after harvest या before, during, after harvest? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिफोर हार्वेस्ट अगर मैंगो लगे हुए हैं तो उनको तो मैंने बायोलॉजिकल एसेट का नाम दिया। ऑप्शन बी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वो पिक्चर जहन में लेके आए, गधे बड़े हो रहे थे, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था और चूजे पैदा हो रहे थे, तो ये तीनों चीज़ें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के डेफिनेशन में फॉल करती हैं, इसलिए ये हम टिक करेंगे सी। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IS 41। डेयरी कैटल, बिल्कुल जानवर तो IS 41 में आएंगे। मिल्क एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट भी IS 41 में आएगा। चीज तो वो जो कॉलम बने हुए थे ना तीन, उसमें तीसरा कॉलम है, तो ये तो प्रोसेसिंग के बाद आएगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, एक तो है आप जो है ना लॉजिक पे चलें, दूसरा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की एग्जांपल्स ना स्टैंडर्ड में भी दी हुई हैं, वो अगर आप देखें तो आपको यहां पे मिल जाएंगी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये वाली, ये भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की एग्जांपल्स हैं, ऑलमोस्ट इसने वही वाली टेस्ट की हैं। रेजिंग लाइफ स्टॉक, खुद सोचें, जानवर बड़े करना, IS 41 लगे, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। फॉरेस्ट्री, बिल्कुल, लगाना दरख्त, ये भी IS 41 लगेगा। यहां भी देख लें, इधर भी एग्जांपल्स दी थी, फॉरेस्ट्री, रेजिंग लाइफ स्टॉक, ये वही वाली लिस्ट इसने वहीं से उठाई है। ये पैरा स्टैंडर्ड का 6 है। अच्छा, परनियल और एनुअल क्रॉपिंग, वही कुछ फसलें साल के अंदर कुछ साल से ज़्यादा बाद आती हैं। कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड्स एंड प्लांटेशंस, प्लांट लगाना और बाद में उनको कल्टीवेट करना, बिल्कुल ये सारा IS 41 है, ये भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फूड को प्रोसेस करने का मतलब है जैसे मिल्क बन गया, अब उससे चीज़ बना रहे हैं, तो मिल्क से चीज़ बनाना, क्या ये कोई सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसेट टाइप चीज़ है? क्या ये बेबीज पैदा कर रहे हैं? क्या ये उनसे कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बना रहे हैं या इन्वेंट्री पैदा कर रहे हैं? इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। ये डेफिनेशन सिलेबस से निकल गई हुई है एक्टिव मार्केट की। पॉइंट 8,
एन अंडरटेकिंग यानी या कंपनी या जो भी बिजनेसमैन शुड रिकॉर्ड अ बायोलॉजिकल एसेट या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ओनली व्हेन कंट्रोल द एसेट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। ये मोहतरम सीधा सीधा ना उसने टेस्ट किया था इनिशियल रिकॉग्निशन, ये वाला पैरा 10। सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में? एंटिटी शुड रिकॉर्ड रिकॉग्निशन, ये तीनों शर्तें ठीक होंगी। प्लूटो होंडा 1 ईयर। अच्छा ये वाले जो सवाल होते हैं ना छोटे छोटे, इसमें बस एक ट्रिक होता है कि जो पिछले साल की वैल्यू दी हुई है क्या वो फेयर वैल्यू है या बैलेंस शीट वाली वैल्यू है। तो बस ये एक ट्रिक होता है थोड़ा सा, अगर पिछले साल की बैलेंस शीट वाली है तो कॉस्ट टू सेल माइनस हुई होगी, और अगर पिछले साल की फेयर वैल्यू है तो कॉस्ट टू सेल हम माइनस करेंगे। इन सवालों में बस ये ट्रिक है थोड़ा सा। प्लूटो लिमिटेड ओन्ड अ 1 ईयर ओल्ड हर्ड कैटल ऑन 1 जनवरी, रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एट 140। तो रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट का क्या मतलब है? ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है। एट ईयर एंड द फेयर वैल्यू ऑफ 2 ईयर ओल्ड हर्ड ऑफ कैटल इज 170 मिलियन। अच्छा ये साल के शुरू में हमारा 1 ईयर का होगा ना। हाँ, कॉस्ट टू सेल आर एस्टिमेटेड एट 5 मिलियन। अच्छा क्लोजिंग में उसने फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल नहीं दी, क्लोजिंग में उसने फेयर वैल्यू अलग दी है और कॉस्ट टू सेल अलग दी है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट वगैरह मैं जरा बाद में पढ़ता हूँ, मुझे बता दें ओपनिंग कितने हैं? 140, क्लोजिंग 165 और गेन। अब सवाल की ऑप्शंस देख लेते हैं। सी ऑप्शन, रीवैल्यू टू 165 टेकिंग गेन ऑफ 25 टू P&L, रीवैल्यू टू 160 टेकिंग गेन टू P&L। जी ये MCQ भी ना उसने डिलीट कर दिया, जो मैं दूसरा बता रहा था आपको, मुझे असल में मिल नहीं रहा था ये कल। कंडीशनल ग्रांट, कंडीशनल ग्रांट रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड द गवर्नमेंट ओनली व्हेन द कंडीशंस आर मेट। तो कंडीशनल ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन द कंडीशंस आर मेट। पैसे आने जाने का ताल्लुक नहीं, जब कंडीशंस पूरी हो जाए। और पॉइंट 13 पहले पढ़ता हूं मैं। अनकंडीशनल ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम, ना जब रिसीव ना हो। अनकंडीशनल ग्रांट शुड बी, पैरा 34 स्टैंडर्ड का, व्हेन द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल, जब ग्रांट रिसीवेबल हो जाए। 12 यहां तक कितने लोगों के पूरे मार्क्स थे? MCQ 13 तक, गुड। अ गेन और लॉस मे राइज ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करो ना, कभी गेन आ जाता है कभी लॉस आ जाता है। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब आप परचेज करते हैं ना फिर तो लॉस ही आता है, क्योंकि कॉस्ट टू सेल वगैरह डालनी पड़ती हैं, और जब बॉर्न होता है तो गेन आता है। A gain or loss may rise on initial recognition of biological asset because estimated cost to sell are deducted in determining fair value। कहते हैं कॉस्ट टू सेल माइनस की जाती है, ये भी एक वजह होती है गेन या लॉस आने की। हाँ बात तो सही कर रहे हैं। कहते हैं जब एक बेबी बॉर्न होता है तब भी गेन लॉस आता है, ये भी बात इसकी सही लग रही है। यार हार्वेस्टिंग के वक्त गेन लॉस तो आता है, लेकिन ना वो इनिशियल रिकॉग्निशन बायोलॉजिकल एसेट की पूछ रहा था, हार्वेस्टिंग होती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था एक इसमें, हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की होती है। और वो क्या पूछ रहा था? अच्छा अगर उसका सवाल ये होता ना कि IS 41 में कब गेन लॉस आता है, तो मैं फिर तीनों टिक कर देता, लेकिन अभी उसका सवाल क्या है? नहीं, उसका सवाल है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। ओके
तो खत्म हो गए। 18 निकालें। अ हर्ड ऑफ 53-year-old एनिमल वाज हेल्ड ऑन यकम जनवरी 13। 3 साल के एनिमल है हमारे पास यकम जनवरी 13 को, कितने? 50। ओपनिंग बताएं, येलो 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 हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है। 50 एनिमल है, कितने के? 32,000 के। जवाब 16। ऑन यकम जुलाई 13 10 3.5-year-old एनिमल वर परचेज्ड फॉर 40,000। 10 into 40,000। साढ़े 3 साल वाला एनिमल यकम जुलाई 13 को 40,000 का। डुप्लीकेशन है ये, क्योंकि यार ये ऊपर दिया हुआ है इसने, यहाँ पे ये लाइन डुप्लीकेशन है, इस लाइन का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। 4 साल वाला जानवर 40, भाईजान ये जब ख़रीदा था तो 3 साल का था, सॉरी ओपनिंग 3 साल का था, ये देखो ना, और परचेज साल के मिड में हुआ वो 3.5 का था, तो सारे आखिर में 4 साल के हो गए होंगे। तो क्लोजिंग आप निकाल लेंगे 60 इंटू 2580, P&L बैलेंसिंग आ जाएगा, व्हाटएवर इट मे बी। सवाल की रिक्वायरमेंट थी P&L में क्या जाना है। ये तो रेपिटेशन है यार, ये तो अभी किया सवाल, ये सर में आईके के पास पेपर में आया था और हमारी किताब में ऑलरेडी मौजूद था MCQs की आईके वाली में। फजल लिमिटेड ओन्स अ हर्ड ऑफ काउज रिकॉर्डेड एट 36 मिलियन। इसका क्या मतलब लेंगे, रिकॉर्डेड एट 36 मिलियन? इसे फेयर वैल्यू लेंगे या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेंगे? रिकॉर्डेड का मतलब है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज्यूम करेंगे। तो ओपनिंग कितना हो गया? 36। एट 31 दिसंबर दीज काउज हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ एंड अ कमीशन ऑफ 4% वुड बी पेएबल अपॉन सेल। ये कौन सा कमीशन है, आउटफ्लो वाला या कॉस्ट टू सेल वाला? कॉस्ट टू सेल वाला। क्लोजिंग 50 इंटू 96%, 48। गेन कितना आ गया? ऑप्शन नहीं OCI में तो नहीं जाना ना यार, P&L में जाना है। ये ना OCI इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, OCI एक चीज़ होती है, OCI में नहीं जाना। गेन कहाँ जाना है? ऑप्शन डी। IAS 41 लगेगा अगर जानवरों की फेयर वैल्यू बढ़ रही हो, बिल्कुल लगेगा। लकड़ियां जो सेल के लिए रखी हुई हैं गोदाम में, इन्वेंट्री, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट लगेगा IAS 41, लेकिन इस वक्त तो गोदाम में पड़ी हुई है तब नहीं लगेगा। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ सीड IAS 38। कॉस्ट ऑफ मेकिंग इरीगेशन सिस्टम हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1। इरीगेशन मेरे ख्याल से पानी छाने का कोई सिस्टम होता है और ये टेंजेबल टाइप की चीज़ होगी, ये जानवर नहीं है। इरीगेशन सिस्टम तो कोई चीज़ होगी, प्लांट वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, तो ये IAS 16 लगेगा इस पर। और विच टू ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट मेजर एट फेयर वैल्यू आर करेक्ट? गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं? Unconditional grant is recorded in P&L when and only when the grant becomes receivable. जी बिल्कुल। ये कनेक्ट नहीं है, अच्छा। तो अनकंडीशनल ग्रांट के ऊपर कब लगेगा? व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल। एन अनकंडीशनल अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन P&L व्हेन द ग्रांट इज रिसीव्ड। रिसीव नहीं, पैसे मिलना जरूरी नहीं, अगर हुकूमत ने वादा भी कर दिया तो फिर आप बुक कर लेंगे उसको। अनकंडीशनल ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन P&L व्हेन एंड ओनली व्हेन द कंडीशंस आर मैट। व्हेन द कंडीशंस आर मैट।
व्हेन द ग्रांट इज रिसीव्ड, बात गलत है, क्लोज करो यार।